तो आज हम बिहार की राजनीति के उस अखाड़े में उतर रहे हैं जहां 2025 के महामुकाबले की तैयारी कह सकते हैं शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लगी है जो आने वाले चुनाव का एक तरह से पूरा एक्सरे करती है। हाँ, मतलब इतिहास से लेके आज की जमीनी हकीकत तक। सही कहा। तो आज हमारा मिशन है इस स्क्रिप्ट को डिकोड करना और ये समझना कि बिहार का अगला जनादेश वो किन चेहरों, किन मुद्दों और किन समीकरणों पर टिकेगा। स्क्रिप्ट की शुरुआत एक बहुत दमदार लाइन से होती है। हाँ, मैंने भी पढ़ी है कि बिहार वो धरती है जिसने देश को राजनीति सिखाई, लेकिन खुद अक्सर सियासी भंवर में फंसी रही। सही बात है। इसमें लालू यादव के गरीब राज और नीतीश कुमार के विकास के सपने दोनों का जिक्र है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल ये स्क्रिप्ट उठाती है वो ये है कि क्या 2025 में बिहार एक बार फिर पुराने आजमाए हुए चेहरों पर दांव लगाएगा या कोई नया चेहरा प्रदेश का भविष्य लिखेगा। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और ये सवाल इसलिए इतना फैसिनेटिंग है क्योंकि ये बिहार की राजनीति के दो सबसे बड़े पिलर्स, मतलब स्तंभों के बीच की खींचतान को दिखाता है। अच्छा। हाँ, एक तरफ है सामाजिक न्याय की विरासत और दूसरी तरफ विकास की आकांक्षा। स्क्रिप्ट हमें सीधे 90 के दशक में ले जाती है जहां से इन दोनों धाराओं की असली कहानी शुरू हुई। अच्छा, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। 90 का दशक मतलब लालू प्रसाद यादव का दौर। जी। स्क्रिप्ट में उनके एक बहुत मशहूर नारे का जिक्र है, भूरा बाल साफ करो। ये क्या था और इसका इतना गहरा असर क्यों हुआ? देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था। ये सत्ता के समीकरण को जड़ से बदलने का एक ऐलान था। भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला मतलब कायस्थ। अच्छा, अगड़ी जातियां। हाँ, ये उस वक्त की अगड़ी जातियों के राजनैतिक वर्चस्व को एक सीधी चुनौती थी। इस एक नारे ने पिछड़ी और दलित जातियों को एक ऐसी राजनैतिक आवाज दी जो उन्हें मतलब पहले कभी नहीं मिली थी। तो ये एक तरह का सोशल जस्टिस का टर्निंग पॉइंट था बिहार के लिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कमाल है। तो ये सिर्फ नारों की लड़ाई नहीं थी बल्कि बिहार की पूरी सत्ता का जो इक्वेशन था वो बदल रहा है। हाँ। तो फिर नीतीश कुमार का उदय कैसे हुआ? वो क्या अलग लेकर आए? यहीं पर कहानी में दूसरा मोड़ आता है। देखिए, लालू यादव ने सामाजिक सम्मान तो दिया, लेकिन विकास के पैमाने पर, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं, वो कहीं पिछड़ गए। हाँ। स्क्रिप्ट के मुताबिक उसी खाली जगह को भरने के लिए नीतीश कुमार सुशासन बाबू बनकर आए। अच्छा। उनका एजेंडा साफ था, सड़क, बिजली, शिक्षा। वो उस सामाजिक बदलाव के बाद जो आकांक्षाएं पैदा हुई उनका चेहरा बने। मतलब एक एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स। बिल्कुल। लेकिन स्क्रिप्ट यहाँ एक बहुत सटीक टिप्पणी करती है। क्या? कि बिहार में गठबंधन उतने ही भरोसेमंद होते हैं जितना गर्मियों में गंडक नदी का पानी। क्या बात है। ये अस्थिरता तो आज भी एक बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल। तो ये तो हुई 90 के दशक की कहानी, लेकिन इस विरासत का आज के चुनावी बैटलफील्ड पर क्या असर दिख रहा है? स्क्रिप्ट 2020 के नतीजों को कैसे देखती है? स्क्रिप्ट 2020 के नतीजों को 2025 की नींव मानती है। आंकड़े तो सब जानते ही हैं। एनडीए की जीत हुई पर बहुत मामूली अंतर से। हाँ, बहुत क्लोज था। जेडीयू 34 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी 74 सीटों के साथ वो बड़े भाई की भूमिका में आ गई। और तेजस्वी यादव? वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के नेता बने। लेकिन स्क्रिप्ट सिर्फ आंकड़े नहीं बताती, वो इनके पीछे की कहानी बताती है। हाँ, यही तो जानना है। जेडीयू की सीटें इतनी कम क्यों हुई? क्या ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी थी? नहीं, स्क्रिप्ट इसकी एक बड़ी वजह पर गौर करती है। वो बताती है कि कैसे 2020 में चिराग पासवान की एलजेपी ने खास तौर पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर नीतीश कुमार के वोट बैंक को तोड़ा। और इसका फायदा सीधा बीजेपी को मिला? सीधा फायदा। स्क्रिप्ट इसे दोस्त के भेष में दुश्मन वाली रणनीति कहती है। वाह! इस एक चाल ने बिहार की राजनीति का पूरा इक्वेशन ही बदल दिया। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो जेडीयू का कमजोर होना और तेजस्वी का मजबूत होना, इन दोनों ने 2025 के लिए मैदान खुला छोड़ दिया है। तो अब पार्टियां क्या रणनीति बना रही हैं? बिल्कुल। स्क्रिप्ट के मुताबिक बीजेपी अब डबल इंजन के नारे के साथ अकेले दम पर अपनी जमीन तैयार कर रही है। वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बेरोजगारी और पलायन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही है। और नीतीश कुमार वो अपनी अनुभव वाली छवि और बार बार बदलते गठबंधनों के बीच कई फंसे हुए लगते हैं, जिससे जनता में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। और यहीं से बात असली मुद्दों पर आती है। मतलब इन सियासी दांवपेच से अलग बिहार का आम वोटर क्या सोच रहा है, उसके लिए क्या मायने रखता है?
स्क्रिप्ट यहाँ रमीनी हकीकत की एक बहुत मार्मिक तस्वीर खींचती है। हम्म। मुद्दे हैं बेरोजगारी, पलायन, महंगाई और शिक्षा। स्क्रिप्ट एक बहुत दिलचस्प कनेक्शन बनाती है। वो कहती है कि नीतीश कुमार के विकास मॉडल ने सड़कें तो बनाई, हाँ, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन उन्हीं सड़कों पर चलकर बिहार का युवा रोजगार के लिए राज्य से बाहर चला गया। अरे मतलब विकास खुद पलायन का रास्ता बन गया। एग्जैक्टली। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। सड़क विकास का प्रतीक भी है और पलायन का रास्ता भी। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में एक मजदूर का कोट है जो कहता है, नीतीश बाबू ने सड़क तो बना दी, लेकिन उस सड़क पर चलने के लिए गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं दिए। हम तो आज भी पैदल ही पलायन कर रहे हैं। उफ। ये एक लाइन पूरे विकास मॉडल पर सवाल उठा देती है। इसीलिए अब जनता का मूड वो किसने क्या किया अब हिसाब दो वाला है। मतलब वोटर अब सिर्फ भाषण नहीं, नतीजा देखना चाहता है। नतीजा देखना चाहता है। और यहाँ एक नया मोड़ आता है। स्क्रिप्ट कहती है कि राजनीति अब सिर्फ गांव की चौपाल या चाय की दुकान तक सीमित नहीं है। नहीं है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर ये बिहार के नए चौक बन गए हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान जैसे युवा नेता जानते हैं कि अपने भाषणों को वायरल क्लिप्स में कैसे बदलना है। राजनीति अब रील और मीम के जरिए भी हो रही है। लेकिन स्क्रिप्ट यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठाती है। क्या ट्रेंडिंग ट्वीट वोटिंग बूथ तक पहुंच पाएगा? तो क्या इसका मतलब है कि ये इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का असर सिर्फ शहरी इलाकों तक ही है? क्या स्क्रिप्ट बताती है कि गांव में आज भी जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर है? नहीं, स्क्रिप्ट का तर्क इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया बेकार है। अच्छा। वो कहती है कि सोशल मीडिया जाति को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि उसे डिजिटल बना रहा है। डिजिटल बना रहा है मतलब अब जातिगत कोलबंदी चौपाल पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में हो रही है। यादव, कुर्मी, भूमिहार, राजपूत, मुसलमान, हर वोट बैंक का अपना एक डिजिटल इकोसिस्टम है। अरे वाह। पार्टियां इस पारंपरिक गणित को साधने के लिए अब नए जमाने के औजारों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि 2025 का चुनाव वो पुराने और नए तौर तरीकों का एक हाइब्रिड मॉडल होगा। बिल्कुल। एक तरफ आरजेडी अपने MY मतलब मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत कर रही है। हाँ, अपने कोर वोट बैंक को। तो दूसरी तरफ बीजेपी डबल इंजन की बात कर रही है और JDU वो गठबंधनों की मिलन और बिछड़न वाली राजनीति में उलझी है। बिल्कुल सही। लेकिन इस सब के बीच स्क्रिप्ट एक उम्मीद की किरण भी दिखाती है। जमीनी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि इस बार जाति के साथ साथ काम के बात करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। ये अच्छी बात है। युवा वोटर पूछ रहा है कि मेरे रोजगार का क्या होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। इसलिए मुकाबला वो कांटे का होगा। और कई सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर। हाँ, जहां फैसला आखिरी कुछ हजार वोटों से होगा। तो कुल मिलाकर तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी की वापसी की उम्मीदें, बीजेपी की विकास की लहर पर सवार होने की कोशिश और नीतीश कुमार का अनुभव का आखिरी दाव, यही इस चुनाव की मुख्य कहानी होगी। हाँ, स्क्रिप्ट के अंत में एक बहुत गहरी बात कही गई है जी। स्क्रिप्ट का अंत इस बात पर होता है कि असली फैसला वो न तो पटना में बैठे नेता करेंगे, नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकार। असली फैसला उस गुमनाम मतदाता का है जो हर 5 साल में अपनी उंगली पर लोकतंत्र की स्याही लगाता है। बिल्कुल। ये कहा गया है कि बिहार का मतदाता बहुत समझदार है। वो जात पात की बातें सुनता जरूर है। हाँ, सुनता है। लेकिन जब वोट देने जाता है तो अपना नफा नुकसान देखकर फैसला करता है और जरूरत पड़ने पर बड़े बड़ों की सत्ता पलट देता है। और यही तो